Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Agriculture Economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे कॉबवेब मॉडल। इसकी हम कुछ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे प्राइस सप्लाई रिस्पांस इन बैकवर्ड एग्रीकल्चर क्या होता है, या एक सिंपल सप्लाई रिस्पांस मॉडल। इट्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इवन दिस इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इकोनोमेट्रिक्स। आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें इस तरह के कॉबवेब मॉडल जो है इकोनोमेट्रिक्स गुजराती की बुक में ये गिवन है। तो इसके पीछे जो थ्योरी है ये आपको आज हम करवाएंगे और ये थ्योरी आपको हेल्प करेगी हाउ टू रन द सम रिग्रेशन मॉडल इन अवर देयर इन योर इकोनोमेट्रिक्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। लेट्स स्टार्ट इट। ओके जी, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें, सिंपल डेफिनेशन जो कॉबवेब मॉडल की है, कॉबवेब मॉडल इससे एक दैट एक्सप्लेन द irregular fluctuations in prices and quantity that may appear in some markets। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक प्राइस क्वांटिटी मॉडल होता है कि जिस तरह हम लॉ ऑफ सप्लाई में या इन चीज़ों में पढ़ते हैं कि सप्लाई किस तरह प्राइस के साथ एसोसिएट करती है। अगर हम सिंपली देखें कि जब सप्लाई ज़्यादा हो, यूजुअली जब सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, और जब सप्लाई कम हो तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, अवेलेबल गुड्स जो हैं वो कम होती है, डिमांडर ज़्यादा होते हैं। तो एक शार्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम उस चीज़ को अगर हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, फिर प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी। तो पहली दफ़ा जो कॉबवेब मॉडल है, ये कॉबवेब का जो लफ्ज़ी मीनिंग होता है वो मकड़ी का जाला जिसे कहते हैं। तो ये हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह एग्रीकल्चर में क्वांटिटी प्राइस जो है ये एक कॉबवेब बनाती है। तो कॉबवेब मॉडल जो पहली जो इसके पायनियर्स हैं वो रोनाल्ड एच कोस है, वेस्ले लेंटोफ है और निकोलस कॉल्डर है। इसमें आई थिंक सो कि लेंटोफ ने नोबेल प्राइज़ भी विन किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले थे, कॉल्डर का जो पेपर था क्लासिफैक्टोरी नोट ऑन द डिटर्मिनेटनेस ऑफ एक्विलिब्रियम, राइट। ये रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडी में इसका ये पेपर पब्लिश हुआ था, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड किया, एक्सकिल ने इसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया। तो उसने बाकायदा 1934 में एक पेपर लिखा, द कॉबवेब थ्योरम, द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पेपर पब्लिश हुआ था। तो ये जो कॉबवेब मॉडल्स आर इजीली एक्सप्लेन यूजिंग द एग्जाम्पल यूज बाय द फर्स्ट ऑथर इन 1934। उसमें जो एग्रीकल्चर मार्केट्स की उसने एग्जाम्पल्स ली थी उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी कॉबवेब मॉडल की कि इसके पायनियर्स कौन से हैं। तो उसके हमने डिफरेंट जो ऑथर है इसको हमने देखा कि किस तरह इसकी एक किस्म की हिस्ट्री है जिन्होंने एग्रीकल्चर मार्केट्स को स्टडी किया पहली दफ़ा और उनके क्वांटिटी प्राइस रिस्पांस को देखा। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। हम देखते हैं कि ये कॉबवेब मॉडल को आगे हम और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, कॉबवेब मॉडल इज़ बेस्ड ऑन अ टाइम लैग बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड डिसीजंस। इसमें सबसे पहली बात अगर आपको मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं कि यूजुअली ये होता है कि एक हम कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरेक्ट करती है वहाँ पे प्राइस डिटरमिन होती है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कट करती है
दैट्स डिटरमिन द प्राइस, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है और उस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इक्विलिब्रियम एक प्राइस होती है। तो होता ये है कि यूजुअली अगर कुछ बैड एग्रीकल्चर में यूजुअली जैसे होता है, और हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि एग्रीकल्चर में समटाइम इट्स हाईली एग्रीकल्चर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। अगर कुछ फैक्टर्स अनफेवरेबल रहें, राइट, तो क्या होगा, कुछ फ्लड्स या कुछ ड्रॉट्स या क्लाइमेट चेंज या कुछ और फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई कम होती है, राइट, वीट की लगा लें या आप किसी भी एक ख़ास क्रॉप की अगर आप लगा लें प्राइस, अगर आप उसकी सप्लाई की बात कर लें, तो अगर कुछ फैक्टर्स की वजह से लेट्स सपोज कि अगर सप्लाई कम होती है तो क्या होगा, डेफिनेटली जो है ना उसकी प्राइसेस हायर हो जाएंगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि एक सीज़न में तो सब्ज़ियों की प्राइसेस बड़ी अच्छी मिलती हैं फार्मर्स को और बड़ी महंगी सब्ज़ियां होती हैं। और इस साल जैसे गाजरें थी, कैरेट्स थी, लेकिन उससे पिछले साल और उससे पिछले साल देखें तो ये इस दफ़ा तो 10 रुपये किलो तकरीबन बिकी हैं, लेकिन उससे पिछले साल तो 1 रुपये की 1 किलो थी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये अगर कुछ अगर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अगर बैड या अनफेवरेबल कंडीशंस हो, वो प्राइजेस फार्मर को कम मिले, तो नेक्स्ट ईयर अगर उसकी प्रोडक्शन कम हो तो प्राइजेस ज़्यादा होंगी। तो अगले साल जब वो फार्मर ये देखता है कि अगले साल वो इस बेस पे कि पिछले साल मुझे इसने एक ख़ास क्रॉप ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, तो वो एकरेज जो है वो बढ़ा देगा और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो सप्लाई का ज़्यादा हो जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर प्राइसेस कम हो जाएंगी, राइट। तो ये एक स्पाइरल फॉर्म में वर्क करता रहता है ये, राइट। इसकी आगे हम और भी डिटेल देखेंगे कि अगर डिमांड इलास्टिक हो या सप्लाई इलास्टिक हो या सप्लाई इन इलास्टिक हो या डिमांड इलास्टिक हो, तो ये केस डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक ये है कि ये एक सिंपल आइडिया है, इसके बिहाइंड ये एक सिंपल आइडिया है। तो हम कहते हैं कावा मॉडल इज़ बेस्ड ऑन अ टाइम लैग बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड डिसीजंस। एग्रीकल्चर मार्केट्स आर अ कंटेक्स्ट वेयर द कावा मॉडल माइट अप्लाई सिंस देयर इज़ अ लैग बिटवीन द प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। कि मतलब इसमें एक हार्वेस्टिंग टाइम जो है और प्लांटिंग टाइम में एक टाइम लैग होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। और पहली दफ़ा कॉल्डर ने इसको स्टडी किया और गिव्स 2 एग्रीकल्चर एग्जांपल, उसने रबर और कॉर्न की एग्जांपल ली। तो इसी तरह जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी कि सपोज फॉर एग्जांपल दैट एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली बैड वेदर फार्मर गो टू द मार्केट विद द अनयूजुअली स्मॉल क्रॉप ऑफ स्ट्रॉबेरी। अगर वो स्ट्रॉबेरी लगाता है और क्योंकि बैड वेदर की वजह से उसकी सप्लाई कम होती है, तो यूजुअली ये होता है कि अगर एक फार्मर है या मतलब अगर एक ख़ास इलाके में या पंजाब में कह लें या लाहौर में कह लें या इसके मज़ाफ़ात में कह लें, अगर ये सप्लाई कम होती है बैड वेदर्स की वजह से स्ट्रॉबेरी की, तो क्या होगा, जब वो फार्मर जाएगा तो इट मीन कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट सप्लाई कर्व रिजल्ट्स इन अ हायर प्राइजेज। यानी कि जब आप कहते हैं कि सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाती है, वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वो अगर आपने डिमांड और सप्लाई आपने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि जब सप्लाई या अनएक्सपेक्टेड वेदर या कुछ और वजह से इनपुट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से अगर तो ये सप्लाई कम हो जाएगी तो वो लेफ्टवर्ड मूव कर जाती है, राइट। अच्छा, जब ये चीज़ होगी, ओके, अगर ये चीज़ होगी तो क्या होगा, इफ़ फार्मर एक्सपेक्ट दीज हाई प्राइजेस करो, जब उसकी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, फार्मर एक्सपेक्ट दीज हाई प्राइजेस कंडीशंस टू कंटिन्यू, देन द फॉलोइंग ईयर दे रेज देयर प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रॉबेरीज रिलेटेड टू द अदर क्रॉप्स। अब जब पिछले साल उसकी अगर स्ट्रॉबेरी की जब बैड वेदर कंडीशंस की वजह से या कुछ और फैक्टर्स की वजह से अगर उसकी
सप्लाई कम होती है और उसको जो प्राइजेस ज़्यादा मिली थी, सप्लाई कम थी, तो नेक्स्ट ईयर जो है फार्मर एक्सपेक्ट करेगा तो मुझे भी अगेन जो है प्राइजेस ज़्यादा मिलेगी, तो वो एकड़ जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। दे विल रेज देयर प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी रिलेटिव टू द अदर क्रॉप्स। तो वो एकरेज रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा एकरेज दूसरी क्रॉप्स को कम कर देगा, स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा लगाएगा। देयरफॉर व्हेन दे गो टू द मार्केट द सप्लाई विल बी हाई। इस वक्त और दूसरे साल जब वो फार्मर जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस पिछले साल की जो आप कहते हैं प्राइजेज़ को रिस्पॉन्स किया होगा, तो उन्होंने ज़्यादा एकरेज लगाई होगी, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। रिजल्टिंग इसका कंसिक्वेंटली क्या होगा, देयर विल बी ए लो प्राइस। इफ़ दे देन एक्सपेक्ट लो प्राइस टू कंटिन्यू, दे विल डिक्रीज देयर प्रोडक्शन नेक्स्ट प्रोडक्शन सीजन। तो अगले यानी कि तीसरे साल अगेन वो क्या कर देगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, और फिर क्या होगी, प्राइजेज अगेन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस एक ये थ्योरेटिकल मॉडल है, राइट, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, एक कि आप कहते हैं कि इस तरीके से ये मूव करता रहता है। तो इसको हम ग्राफिकली देखेंगे कि ये काब वेब कैसे बनता है। अच्छा, अगर ये चीज़ होती रहे, दिस प्रोसेस इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम ऑन द राइट, नेक्स्ट स्लाइड उसके हम देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे आपकी प्राइजेस डिटरमिन होती हैं और आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमिन होती है। लेकिन अगर पुअर हार्वेस्ट इन सीज़न 1, उसका मतलब क्या है कि ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ, कि अगर बैड वेदर कंडीशन, ये आपका जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस थी, एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। लेकिन बैड वेदर कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, यानी कि सप्लाई कहाँ पे मूव कर गई, Q1 पे आ गई, राइट, सप्लाई Q1 पे आ गई बैड वेदर कंडीशंस की वजह से। तो इस वजह से जब सप्लाई कम हो गई तो डिमांड क्या है, डिमांड देखिए कि वो ऊपर जा रही है P1 के ऊपर। जब ये डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, देखें ये Q1 सप्लाई है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है लोगों की डिमांड ज़्यादा है स्ट्रॉबेरी या स्पेसिफिक क्रॉप के रिलेटेड, तो इस केस में प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो प्राइस कहाँ पे चले जाएगी, P1 के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रोडक्शन सीज़न जो होगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन सीज़न होगा जो, तो उसमें फार्मर जो है वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा प्राइजेस मिली थी P1 के ऊपर। जो हमने कहा ना कि हमने बेसिक प्रिंसिपल माइक्रो में पढ़ा था कि सप्लाई जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्राइस होती है, कि P1 के ऊपर प्रोड्यूसर जो है वो Q2 क्वांटिटी, ही इज़ विलिंग टू सप्लाई Q2 क्वांटिटी, क्योंकि हायर प्राइजेस हैं P1 प्राइस के ऊपर वो क्वांटिटी 2 जो है ही इज़ विलिंग टू सप्लाई Q2 क्वांटिटी, राइट। तो इस केस में लोगों की डिमांड जो है, क्योंकि प्राइजेस ज़्यादा है, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस जो है वो P1 से सडनली P2 पे मूव कर जाएगी, राइट। P2 पे जब मूव कर जाएगी तो क्या होगा, जो तीसरा प्रोडक्शन सीज़न होगा तो फार्मर ये एक्सपेक्ट करेगा कि P2 के ऊपर आई एम नॉट विलिंग टू गिव द Q2 क्वांटिटी। वो P2 के ऊपर वो Q2 क्वांटिटी नहीं जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बल्कि वो Q3 प्राइस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो जब वो Q3 जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा एट प्राइस P2, राइट। तो इस केस में नेक्स्ट प्रोडक्शन सीज़न में, वो थर्ड प्रोडक्शन सीज़न में या तीसरे साल में, वो P2 प्राइजेज, उसके जेन में पिछली प्राइजेज हैं P2 प्राइजेज, तो उस P2 प्राइजेज के ऊपर वो Q3 क्वांटिटी ही इज़ विलिंग टू गिव। अब ये Q3 क्वांटिटी जो है यहाँ पे देखें, अब अगेन सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, नहीं डिमांड ज़्यादा है, राइट, लेकिन सप्लाई कम है।
तो इस केस में प्राइस जो है अगेन मूव कर जाएगी, वो P3 के ऊपर जाएगी, राइट, वो P3 के ऊपर जाएगी अगेन, और इस तरीके से ये एक स्पाइरल फॉर्म में मूव करता रहेगा इसी तरीके से। तो ये एक देखें रेक्टेंगल बना, अगेन P3 प्राइजेज है, P3 प्राइजेज के ऊपर अब फार्मर जो है वो ज़्यादा सप्लाई, तो अगर आप एक और रेक्टेंगल बनाएंगे तो P3 को आगे की तरफ अगर आप लेकर जाएंगे तो सप्लाई होगी तकरीबन P3 प्राइजेज के ऊपर। फार्मर जो है अब सप्लाई तो देगा, लेकिन वो जितनी P1 के ऊपर थी उतनी नहीं अब क्वांटिटी देगा, उसको लेट से हम क्वांटिटी जो है Q4 कह लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये मूव करता रहता है और ये कन्वर्ज हो जाता है जाके जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरेक्ट करती है, राइट। तो वहाँ पे जाके ये कन्वर्ज होता है। तो इसलिए हम ये देखेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये मूव करता है और स्पाइरल बनता है एक, राइट, और ये इस तरह से एक कर्व वेब बना देता है, राइट। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर फार्मर मतलब इसी तरीके से एक लीनियर फॉर्म में मूव करता रहे तो हम कहते हैं कि ये एक स्पाइरल बनेगा और ये कन्वर्ज होगा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये जैसे जैसे थोड़ी प्राइसेस और कम होगी, फिर सप्लाई ज़्यादा करेगा, फिर वो कम होगी, फिर सप्लाई ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। प्राइस जो है वो कम होगी, वो सप्लाई को कम कर देगा, फिर प्राइस ज़्यादा होगी, वो सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन पिछले साल से जो फर्स्ट प्रोडक्शन सीज़न से लेकिन कम करेगा। तो ये कन्वर्ज होता है टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, राइट। इसको हम आगे अगले भी लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि अगर सप्लाई जो है वो जो वो स्टेट मतलब ये है कि वो इनइलास्टिक हो या डिमांड इनइलास्टिक हो या डिमांड लेस इलास्टिक हो या सप्लाई लेस इलास्टिक हो, तो उस केस में क्या होता है, राइट। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी अगेन हमने जो पिछले अभी हमने सारी एक्सप्लेनेशन की है, तो एक्सप्लेनेशन दी है, यही वो एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में लिखी हुई है। इफ़ प्रोड्यूसर प्लान देयर पीरियड 2 प्रोडक्शन अंडर द एक्सपेक्टेशन दैट दिस हाई प्राइस विल कंटिन्यू, then the period 2 supply will be higher at Q2, prices therefore fall to P2 when they try to sell their output। ये वही उस डायग्राम की जो पिछली डायग्राम है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। as this process repeat itself, this oscillating between the period of low supply with the high price, ओसिलेट करता रहता है, ऊपर नीचे जो है वो होते रहते हैं जैसे सप्लाई, और जिस तरीके से मैंने बताया ओसिलेट का ये मीनिंग होता है। and then high supply with the low prices and the price and quantity trace out as a spiral, they may spiral inward as the top figure जो हमने उसमें पिछली फिगर में देखा है, in which case the economy converge to the equilibrium where the supply and demand crosses, and they may spiral outward with the fluctuation increasing in the magnitude। तो ये outward की तरफ जो है वो डाइवर्ज भी होता है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमारा एक केस आ गया जो हमने अभी आज के लेक्चर में पढ़ा है। कॉपवर्ड मॉडल का सिंपल मॉडल ये है कि वो किस तरीके से स्पाइरल बनता है, किस तरीके से जो सप्लाई जो है और प्राइस का नेक्सस जो है पीरियड बाय पीरियड एंड सीज़न बाय सीज़न जो है इन फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर मूव करता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस कम हो जाती है, और अगले साल जो है वो फार्मर जो है प्राइजेज़ को जो देखता है कि पिछले साल प्राइजेज़ ज़्यादा थी, वो सप्लाई ज़्यादा कर देता है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट में प्राइजेज़ कम हो जाती हैं, और अगेन जब प्राइजेज़ कम हो जाती है तो अगले साल वो कम लगाएगा और अगले साल सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो अगेन प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी, और इस तरीके से एक स्पाइरल बनता है जिसको हम कर्व वेब मॉडल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। और इसमें हमने कर्व मॉडल को पढ़ा, और इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इकोनोमेट्रिक्स एज वेल एंड रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और इसको आपको अच्छे तरीके से लेक्चर को लिसन करना चाहिए, और ये आपको इकोनोमेट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
Thank you very much. Please stay away from corona. Wash your hand frequently. Thank you very much. Allah Hafiz.